दी हुई है, जिसमें सारी ताकत आपके अंगूठे में समर्पित हो गई। आप अंगूठा दबाते हैं, राजा पैदा होता है। आप अंगूठा दबाते हैं, एमपी पैदा होता है। आप अंगूठा दबाते हैं, एमएलए पैदा होता है। और आपके अंगूठे की ताकत है कि जिस दिन आप अंगूठा खींच लेते हैं, सारी सरकारें धाराशायी हो जाती है। उस विषय को भी छूना जरूरी है, पर मैं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं कि जब तथागत बुद्ध की बात होती है, जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है, जब गुरु रविदास जी की बात होती है, तो उन्हें मात्र दलितों तक सीमित कर दिया जाता है, जो कि उनके व्यक्तित्व की हत्या करने के समान है। इस संकुचित मानसिकता से हमें उबरना होगा। जो लोग भारत की धरती पर रहते हैं, वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी संप्रदाय के हो। यहाँ कुछ बच्चे साइंस भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी कितने बच्चे पढ़िएगा, हाथ उठा के बता दे। जानवर में और मनुष्य में सिर्फ इतना फर्क है कि मनुष्य जो है, मानव जो है, वो टू लेगेड एनिमल है, वो दो टांगों पर चलता है। जानवर चार टांगों पर चलता है, और दो टांगों पर चलने के कारण मानव का जो पोस्चर है वो इरेक्ट है, सीधा है। और सीधा होने के कारण वो दूर तक देख सकता है, और दूर तक देखने के कारण उसका मस्तिष्क अधिक विकसित है। नहीं तो जानवर में और मानव में कोई फर्क नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की भूमि पर रहने वाला वो हर व्यक्ति जो अपने आप को मानव कहता है, जो जानवर नहीं है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से कहीं भी अछूता नहीं है। वो व्यक्ति जो अपने आप को मानव कहता है, वो संत गुरु रविदास जी की विचारधारा से अलग नहीं है। वो व्यक्ति जो अपने आप को मानव कहता है, वो महामानव तथागत बुद्ध का 2500 साल पहले का वो संदेश, मानव मानव एक समान, उससे अछूता नहीं है। 650 साल पहले गुरु रविदास जी कह रहे थे कि ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसे रहने दास प्रसन्न। हम समता मूलक समाज की कल्पना करने वाली एक वर्ग विशेष के लिए नहीं थी, बल्कि वो संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण भारत के लिए थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को, गुरु रविदास जी को या तथागत बुद्ध को मात्र दलितों का कहना उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय करने जैसा होगा। साथियों, आज का युग, बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा कि पूरा विश्व मेरा वतन है। आज का युग विश्वीकरण का युग है, और विश्वीकरण के इस युग में भारत अनोखा नहीं है कि वो अलग चल सके। और सरकार की मंशाएं सरकारें जानती हैं, परंतु ये स्पष्ट है कि हमारा आरक्षण सिकुड़ रहा है। निजी क्षेत्र बढ़ रहा है, सरकारी क्षेत्र सिकुड़ रहा है। निजी क्षेत्र में किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारा आरक्षण सिकुड़ रहा है। और उस आरक्षण के बिना हमारा अस्तित्व कैसे कायम रहेगा, कैसे हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व होगा, कैसे नौकरियों में हमारा प्रतिनिधित्व होगा, आज इस बात पर विचार करने की जरूरत है। और इसी काम को हमारे छोटे भाई सुमित गौतम इस संस्था के माध्यम से चला रहे हैं। हमें अपनी शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ानी पड़ेगी। 650 साल पहले गुरु रविदास जी कह रहे थे कि रैदास का पावन पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इनके आरक्षण के सिकुड़ने का, आरक्षण के हटाने का जवाब यदि हमारे पास कोई है, तो वह हमारी शैक्षिक गुणवत्ता है। आज गणतंत्र दिवस पर बाबा साहेब अम्बेडकर को, तथागत बुद्ध को, गुरु रविदास जी को सच्ची श्रद्धांजलि यदि कुछ होगी, तो हम अपनी शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाएं। जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़कर आ रहा है, हमारे नौजवानों का दायित्व बनता है, हमारे अधिकारी वर्ग का दायित्व बनता है कि उनके लिए भीम पाठशालाओं का आयोजन करें, ताकि अलग से बढ़ाकर उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। साथियों, बातें तो बहुत सारी है करने के लिए, परंतु मैं समझता हूँ बहुत लोगों को ढूंढना है, मैं ज्यादा समय ले लूंगा तो वो भी ठीक नहीं होगा। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी सीपी सिंह जी बोल रहे थे मेरठ से, इस संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग, ये जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जिनकी कलम ने इस संविधान की रचना की है, हमने सबको बराबर की दृष्टि से देखा है। हमने कभी पारंपरिक दृष्टि से नहीं देखा है। एक छोटी सी बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 में। यदि किसी ने, उनकी प्राकृतिक मृत्यु, यदि किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी होती, तो हमारे समाज ने उसके साथ क्या व्यवहार किया होगा?
जवाब दे। आप में से कोई मैं पूछ रहा हूँ, अगर किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या कर दी होती तो हमारे समाज में उसके साथ क्या व्यवहार किया होता? मेरी समस्या है ये सब विचारधाराएं एक। हर्ष गौतम, रोल नंबर 5002, पिता संदीप गौतम, गांव बिल्लाखेड़ी आए और आगे बैठ जाए। हर्ष गौतम। 19वें नंबर पे है अक्षित खन्ना। अक्षित खन्ना 5046, पिता का नाम जनक सिंह, गांव ढाका देई, वो आए और बैठ जाए। अक्षित खन्ना। निधि 18 नंबर पे निधि 6101, रोल नंबर, पिता का नाम विजयपाल, गांव मानवपुर त्रिलोकपुर, कक्षा 6, वो आए और आगे बैठ जाए। 17वें नंबर पे अर्पिता सिंह, रोल नंबर 6104, मास्टर जोगिंदर जी, उनकी लड़की है मास्टर जोगिंदर जी की, सलेमपुर से वो आए और आगे बैठ जाए। 16वें नंबर पे वंशिका, रोल नंबर 6133, पिता का नाम धर्मवीर, गांव इब्राहिमी, वो गुड़िया है और आगे बैठ जाए। कक्षा 6। 15 नंबर पे है सागर, रोल नंबर 5017, पिता का नाम मोहनलाल, गांव हुसैनपुर, कक्षा 5, वो भी आए बैठ जाए। अर्णव सिंह 5044, पिता का नाम भीम सिंह, गांव इब्राहिमी, वो भी आए और आगे बढ़ जाए। 13 नंबर पे हर्ष कुमार 5027, पिता का नाम संदीप कुमार, गांव बुढ़ेड़ा, कक्षा 5, वो भी आए और आगे बढ़ जाए। 12 नंबर पे मधु 6128, पिता का नाम रमेश, ओजपुरा सहारनपुर, वो भी आए और आगे बैठ जाए। 11 नंबर पे अदीविका, रोल नंबर 5090, पिता का नाम जयप्रीत, सरसावा से, वो भी आए और बैठ जाए। दीपक 6016, रोल नंबर, पिता का नाम प्रदीप, गांव हुसैनपुर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 2 लड़के हुसैनपुर से आए हैं, ये गांव इतना पिछड़ा हुआ है, आज भी इस गांव में आज तक किसी भी बच्चे ने ग्रेजुएशन पास नहीं की है। ये इतना पिछड़ा हुआ गांव है, हमारे समाज से आज तक यहाँ किसी भी बच्चे ने ग्रेजुएशन पास नहीं की है। आप लोगों के सानिध्य में यहाँ 5 सालों से लगातार पाठशाला चल रही है, तो उस वजह से ये बच्चे आज टॉप पर अपना स्थान कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं बताना चाहूंगा समीर गौतम, प्रवीण गौतम, गांव बिल्लाखेड़ी से, ये 9वें स्थान पे है, वो आए बैठ जाए। लक्की कुमार, पिता का नाम जसवीर, गांव जाजवा, बड़ा दूर ये गांव है जाजवा, वो भी आए और आगे बैठ जाए। अनमोल, पिता का नाम संजय कुमार, गांव तेलीपुरा, कक्षा 6, वो भी आए और आगे बैठ जाए। प्रिंस कुमार, पिता का नाम गुरदीप सिंह, गांव मोतीपुर, प्रिंस कुमार, गुरदीप सिंह, गांव मोतीपुर, कक्षा 6, वो भी आगे बढ़ जाए। प्रकृति गौतम, पिता का नाम संदीप कुमार, गांव मोतीपुर, वो भी आए और बैठ जाए। छवि जोगेंद्र, सुल्तानपुर, छवि, पिता का नाम जोगेंद्र, सुल्तानपुर चिलकाना, वो भी आए और बैठ जाए। रोहनवीर, पिता का नाम धर्मवीर, वो भी आए और आगे बैठ जाए। गांव चालकपुर। अंश, पिता का नाम लोकेश, गांव इब्राहिमपुरा, वो भी आए और बैठ जाए। गोविंद, पिता का नाम अमित कुमार, गांव तेलीपुरा, वो भी आए बैठ जाए। ये बच्चे हैं जो टॉप 20 हैं, कक्षा 5 कक्षा में। आगे की कार्रवाई सुनिए। बहुत बहुत साधुवाद इन बच्चों के लिए, जोरदार एक बार तालियां। अभी आप में से भी बहुत लोगों के नाम है, बैठे रहे, शांति से बैठे रहे। और आदरणीय आज के मुख्य वक्ता
आदरणीय आरटीओ साहब देवमणि भारती सिंह नेतृत्व वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ में आरटीओ साहब का स्वागत करेंगे। आदरणीय देवमणि भारती जी, सभी बच्चे ध्यान दें, हमें जिद पालनी है, जिद कि मैं इससे ज्यादा पढ़ूंगा, मैं इससे ज्यादा पढ़ूंगा, जब भी हम जो है उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आदरणीय आरटीओ साहब, आज 74वें गणतंत्र दिवस पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। मंच पर उपस्थित पूजनीय बंदे चंद्रिमा जी और मंच पर विराजमान अशोक भाई गौतम जी, सतीश गौतम जी, सचिन कुमार जी, हमारे बड़े भाई आरटीओ राधे श्याम जी, एसपी सिंह साहब, गुलतार सिंह साहब, सीपी सिंह साहब मेरठ से, रतन सिंह, मुन्ना देवी जी, हरपाल सिंह जी और बहुत ही हमारे पूज्य श्रद्धेय महात्मा आदिदास जी। आज जिस प्रांगण में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बड़ा गौरव का विषय है। इस तरह से इतनी भीड़, इतना बड़ा काम कम जगह देखने को मिलता है और ये जिस टीम ने जो टीम ये काम कर रही है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसा की बात है। जैसा कि हमको बताया गया है, हमें जो विषय है मिशन पे बैक टू सोसाइटी पर हमें बोलने के लिए कहा गया है, तो आप ये समझिए कि पहले तो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूँ। लखुआ में मसौदा गांव में हम लोग मिशन पे बैक टू सोसाइटी का एक कार्यक्रम चलाते हैं जो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हों और वो कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हों, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि कहीं ट्यूशन पढ़ सकते हैं या कहीं बाहर जाके पढ़ सकते हैं। उसके लिए ऑल इंडिया टेस्ट की व्यवस्था है, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं। आप जो बच्चे इच्छुक हों उसमें अप्लाई करके परीक्षा दे करके हम ही लोग उसका इंटरव्यू ले करके उसका चयन करते हैं और सेल्फ स्टडी की व्यवस्था। लेकिन हम शिक्षित होने का तात्पर्य केवल साक्षर होने तक समझ पाए, मतलब हम पढ़ना लिखना जानते हैं। पढ़ना लिखना कहाँ तक जानते हैं? जहाँ तक हमें नौकरी मिल जाए या जहाँ तक हम अपने व्यवसाय में लग जाएं। लेकिन हमने अभी ज्ञान के लिए कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, अपने सम्मान के लिए कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी, अपने पूर्वजों को, अपनी संस्कृति को जानने के लिए नहीं पढ़ा। जब तक हम जो है अपने समाज, अपनी संस्कृति की स्थापना के लिए पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक ये जो पढ़ाई है आपको केवल साक्षर तक बनाएगी, अपने रोजी रोटी तक ले जाएगी, अपनी नौकरी तक ले जाएगी। उसके बाद की पढ़ाई यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक स्थापना नहीं हो सकती है। जो रास्ता, जो इतिहास, जो साहित्य पढ़ा रहे हैं वो अपना साहित्य पढ़ा रहे हैं, अपना इतिहास पढ़ा रहे हैं। आपके समाज से इस स्वतंत्रता संग्राम में, देश की आजादी में लड़ने वाले इतिहास में आप उनका नाम कहीं नहीं देख पाओगे, उनका नाम कहीं नहीं खोज पाते हो। ऐसा क्यों है? क्या देश की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई यहाँ के दलितों, वंचितों, आदिवासियों ने नहीं लड़ा? ऐसा नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है कि इस देश की लड़ाई के लिए, राजनीतिक लड़ाई के लिए, इस राजतंत्र के लोगों ने लड़ाई लड़ी हो अपना राजतंत्र बचाने के लिए, लेकिन सामाजिक लड़ाई की जिम्मेदारी ज्योतिबा राव फूले से लेकर के कबीर से होते हुए डॉक्टर अंबेडकर तक, कांशीराम तक आती है। लेकिन हम दो लाइन में, उस इतिहास में दो लाइन में ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, कबीरदास को दो लाइन में समेट दिया गया है। आज जरूरत इस बात की है, जो नौकरियां पा करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपने अच्छे मकान, दुकान, सामान बना रहे हैं, आज वो अपनी संस्कृति के लिए कब
कब पढ़ेंगे, कब लड़ेंगे, कब शोध करेंगे, कब लिखेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये सही मानिए, राजनीतिक रूप से आपको एक मतदान का अधिकार है, राजनीतिक रूप से आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन सामाजिक रूप से आज भी आप गुलाम हैं, क्योंकि आपने सामाजिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए कभी सोचा नहीं। ये सोचने के लिए हम अपनी माँ बहनों से अपील करते हैं, आप अपने बच्चों को तैयार करिए कि बच्चा तुम्हें केवल नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ना है, केवल पेट पालने के लिए नहीं पढ़ना है, केवल मजदूरी करने के लिए नहीं पढ़ना है, केवल प्राइवेट कंपनियों में इंजीनियर बनने के लिए नहीं पढ़ना है, तुम्हें इसलिए पढ़ना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सिखाया है उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं, कांसीराम ने जो बताया है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, ज्योतिबाराव फूले ने जो उस चीज को बताया है उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। मेरी माँ बहनों, अपील है, एक सावित्रीबाई फूले पैदा होती है जो पढ़ाने के लिए अपने हर अपमान को झेलने को तैयार थी, जो घर से निकलती है तो दो साड़ी लेके निकलती है, और स्कूल में पढ़ाने के समय उसको अपनी साड़ी बदल के जाना पड़ता है। यही ब्राह्मणपंथी लोग हैं जो ये मानते हैं कि स्त्रियों शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो हमारे समाज की पहली महिला है जिसने पढ़ने के बारे में सोचा, जिसकी वजह से इतनी माँ बहनें हमारे बीच में बैठी हैं। मैं मानता हूँ और जानता हूँ कि आप सच सावित्रीबाई फूले बनो और अपने घरों से निकलो, अपने दरवाजे की दहलीज को टांगो और आगे बढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ पाओगी तो फिर ये समाज, पुरुष समाज आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। मैं जानता हूँ कितने लोग आप माँ बहनें बैठी हुई हैं, आपके पुरुष चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे भाई हो, किसी न किसी ने विरोध जरूर किया होगा तो तुम कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, ऐसा होगा वैसा होगा, शाम हो जाएगी, कैसे आओगी। तुम मुझसे पूछो, जब तुम घर से बाहर निकलते हो तब तुम्हारे साथ अगर कुछ होता है तो कौन तक आप अपनी बराबरी की लड़ाई नहीं लड़ोगे, जब तक अपने बराबरी का साहित्य नहीं लिखोगे, जब तक अपनी बराबरी का साहित्य नहीं पढ़ोगे, तब तक आपको दो दर्जे का नागरिक बनाया जाता रहेगा। और उनसे सवाल पूछो, जो तुम कमाई करते हो उस कमाई पर अब आधी आबादी पर क्या तुमने खर्च किया, अपने बाप से पूछो, अपने बेटे से पूछो, अपने भाइयों से पूछो। हमारा भी हिस्सा उतना ही है, कम से कम हमको पढ़ने तक का उतनी आजादी दो कि कम से कम अपने हित अहित, अपने बच्चों के बारे में हम जान सके। जब एक महिला शिक्षित होती है, एक समाज, एक परिवार शिक्षित होता है, जब एक पुरुष शिक्षित होता है, केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है। साथियों, मैं अपील करना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, जो मंच पर बैठे साथी हैं उनसे भी, जो सामने बैठे हुए माँ बहनें बेटियां हैं उनसे भी, अगर आप इस बात को समझेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आज के हर गांव में, लगभग हर गांव में जाके देखिए, दो चार लोग नौकरी करने वाले, अच्छे मकान वाले, अच्छी गाड़ी वाले, अच्छे दुकान वाले मिल जाएंगे, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो इतने बटे हुए हैं अपने आत्मसम्मान के लिए या अपने ईगो के लिए, एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। चाहे वो बड़े साहित्यकार हों, चाहे बड़े राजनेता हों, चाहे बड़ी नौकरियों में हों, चाहे छोटी बड़ी जहाँ जिस भी स्थान पर हैं। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि भले आप साक्षर हो गए हैं, भले आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी ढंग से रह रहे हैं, लेकिन सामाजिक एकता आप में नहीं आएगी। बात को तोड़ करके ये जो सत्ता, जो राजनीति इस समय चल रही है, आपको वहीं ले जाने की साजिश है जहां से आप निकल के आए हो। फिर किसी बाबा साहब का इंतजार करना पड़ेगा जो आपकी गुलामी को तोड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं समझ पाते हो तो आज ही आपको खड़ा होना पड़ेगा। जो हमारे इतिहास हैं, हमारे साहित्य हैं, जो दलित साहित्य हैं, जो दलित विचारक हैं, जो सोचने वाले लोग हैं, उनके तरफ अपने जो भी आप सोचते हो, आप धन दे सकते हो, आप समय दे सकते हो, आप ज्ञान दे सकते हो, आप श्रम दे सकते हो, आप सलाह दे सकते हो। जिस भी तरह से समाज को आप उस कर्ज को उतारना चाहते हो, आप उतारो। अगर नहीं ये कर्ज उतारोगे, समाज का तुम्हारे ऊपर कर्ज होगा। माँ का कर्ज नहीं उतार सकते, बाप का कर्ज नहीं उतार सकते, ये समाज का कर्ज यदि आप नहीं उतारेंगे तो आप निश्चित रूप से आने वाला समाज बड़ा अंधेरे में जाने को दिख रहा है। क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था में ये बात कभी कहीं न कहीं भारतीय संविधान भले को मतलब आपको दिख रहा हो, लेकिन अंदर
अंदर से खोखला हुआ दिखता है। तो अगर आप धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, अपनी आजादी की बात करेंगे, आगे चलने की बात करेंगे, किसी न किसी तरह से आप पर नजर रखी जा रही है। कहीं न कहीं आपको ये तलाश है कि ये कहां तक जा सकता है और कैसे मेरी फील्ड में आएगा। अगर नहीं आएगा तो उसके बाद मुझे क्या करना है, उसकी रणनीति भी वो लोग तैयार करते रहते हैं। निश्चित रूप से अगर आपको आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को साकार करना है, तो आपको अपने समाज के लिए जो कुछ भी आप दे सकते हैं आप दीजिए, लेकिन संकल्प लीजिए। मैं माँ बहनों से कहूँगा, अपनी बेटियों से कहूँगा कि आप जो ये संकल्प लीजिए, हमें केवल पढ़ाई अपने पेट पालन के लिए नहीं करना है, हमें अपने पढ़ाई अपने स्वर्ग के लिए करना है। डॉक्टर अम्बेडकर से लगा करके बुद्ध तक की जो सांस्कृतिक स्थापना है, उस स्थापना को स्थापित करने के लिए करना है। केवल इसलिए नहीं पढ़ना है हमें नौकरी मिल जाए और हम अपने घर को पालें, पेट पालें। पेट तो सूअर भी पाल लेता है मेरे साथी, पेट तो सूअर भी पालेगा, लेकिन मुझे पालना है तो समाज को पालना है। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सर के लिए। सर ने बहुत ही भावुकता के साथ में समझाने का प्रयास किया। अगर आज भी हम नहीं समझे तो हालात दर से बदतर हो जाएंगे, हालात दर से बदतर हो जाएंगे। और सर ने बताने का प्रयास किया कि तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल जाते, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल जाते, मेरे आंसू भी तुम्हारी आंखों से निकल जाते, तुम तो ठहरे रही हो झील की पानी की तरह, दरिया बनकर बहते बहुत दूर निकल जाते, बहुत दूर निकल जाते। तो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कई वर्षों से ये कार्यक्रम बच्चों की तर्क शक्ति को परखने के लिए यहाँ पर किया जाता है। इसकी परीक्षा होती है और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको इनाम दिया जाता है। वैसे तो सभी बच्चे इसके हकदार हैं, क्योंकि उनकी भी उनको उत्साहित करने के लिए, उनकी आगे बढ़ाने के लिए सबको इनाम दिया जाएगा। कोई बच्चा हताश और निराश न हो। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे श्रद्धे बंदे जी, सतीश गौतम जी और आरके साहब, हमारे बीच में प्रधान जी, पहल सिंह जी, हरपाल और सभी हमारे जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गणमान्य व्यक्ति, प्यारे बच्चों, सभी बधाई के पात्र हैं। इस कार्यक्रम को लेकर जो चल रहे हैं, हमारी जो कमेटी है उनका बड़ा योगदान है। जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को संचालन किया है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो हम गणतंत्र दिवस के की इस उपलक्ष्य में और जो ये कार्यक्रम होता है बाबा साहेब के नाम से, क्योंकि बाबा साहेब ने मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील नहीं बन देंगे, क्योंकि उनकी सबसे
बड़ी इच्छा थी कि हमारा समाज पढ़ा लिखा हो और पढ़ लिख करके उच्च पदों पर बैठे, तभी हमारा उद्धार होगा, हमारा कल्याण होगा। सामाजिक क्रांति बाबा साहेब ने की, क्योंकि उनका सपना था कि हमारा समाज आगे बढ़े, पढ़ लिख करके आगे जाए, कभी हम कुछ तरक्की कर सकते हैं, नहीं तो कोई तरक्की नहीं कर सकते। तो इसलिए जो शिक्षा की क्रांति है वो बहुत बड़ी क्रांति है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने भी सामाजिक क्रांति की, क्योंकि उन्होंने उस समय में, जिस समय यहाँ छुआछूत की आंधी चल रही थी, उस समय में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। जितने भी हमारे महापुरुष हुए उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष को बताया, क्योंकि जब तक हमारे अंदर वो ज्वाला नहीं जागती तो हम सोए हुए रहेंगे। उस चेतना को जगाना है, उस प्रतिभा को जगाना है जो हमारे अंदर छुपी हुई है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने, जैसे हमारे सतीश गौतम जी कह रहे थे कि ऐसा चाहूं राज मिले, ऐसा चाहूं राज मिले सबन को अन, छोटे बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की है, ऐसी स्थापना करना चाहा उन्होंने कि सभी रण मिल करके रहे। परंतु यहाँ तो भाई भाई एक दूसरे की जान का खतरा बना रहा है। हमारे जो बिरादरीवाद का यहाँ एक हुड़दंग मचा हुआ है, उन्होंने ऐसे समाज की स्थापना का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई सभी मानव सब समान है, जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। क्योंकि जाति तो पेड़ पौधों की होती है, पशु पक्षियों की होती है, मानव की कोई जाति नहीं होती, मानव का कोई धर्म नहीं होता। तो इसलिए सब समान है, परंतु दूसरों ने हमको नहीं माना, वो नीचा ही दिखाया। तो इसलिए अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, उनके जो गार्जियंस हैं उनको कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें ताकि वो संस्कारी बने और उनका ध्यान शिक्षा की ओर जाए, क्योंकि सबसे पहले कर्तव्य बनता है माता पिता का। जब सुबह बच्चा उठता है तो कहे भाई जब मुँह हाथ धो या साफ सुथरा नहा और तुझे स्कूल जाना है, क्योंकि बहुत से बच्चे तो चाय मांगते हैं। उसे पहले ये शिक्षा दे कि सबसे पहले आप अपना शुद्धिकरण करें, साफ सुथरा होए और फिर उसको नाश्ता करा के स्कूल भेजें। ये माता पिता का दायित्व बनता है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है उसे चेक करे। तो इसलिए ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ पर जो परीक्षा होती है वो तर्क बुद्धि को जांचने के लिए होती है। अब मास्टर जी थे, मास्टर जी ने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि 1 किलो का जो बाट होता है उसके अंदर ज्यादा ताकत होती है या 1 किलो में वजन ज्यादा होता है या 1 किलो बाट में ज्यादा वजन होता है? वजन तो दोनों का बराबर है।
एक मेरे बच्चे ने कहा, कहने लगा जी 1 किलो बाट में ज्यादा वजन होता है। अब भाई वो कैसे? अब प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। तो इसलिए वजन दोनों में बराबर होता है। आज आपने रास्ता बनाया, कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज आपने रास्ता बनाया, कल मंजिल भी मिल जाएगी। अगर मेहनत करोगे तो नौकरी भी मिल जाएगी। अभी हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि नौकरी हम यहाँ तक सीमित नहीं रखते, नहीं रहनी चाहिए। नौकरी का मतलब, पढ़ाई का मतलब, शिक्षा का मतलब जो है कुछ और होता है। केवल नौकरी करना शिक्षा का मतलब नहीं होता है। शिक्षा के बहुत मतलब है। अगर आप समझ गए तो आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो पीछे रहोगे। तो इसलिए कभी भी एक दिन भी स्कूल जाने से मिस नहीं करना और अपना टाइम टेबल बना करके पढ़ना। जो बच्चा नित नियम अपना टाइम टेबल बना कर पढ़ता है ना, वो जीवन में सफल होता है, वो आगे बढ़ता है। और जो आया और बस्ता फेंक दिया, किताबें फेंक दी, फिर किताबें उसका आदर नहीं करने की, समय उसकी कदर नहीं करने का। समय मूल्यवान होता है। जो समय की कदर करता है, समय उसका आदर करता है, उसे बहुत आगे ले जाता है। जो समय की कदर नहीं करता, समय उसे पीछे छोड़ देता है। तो इसलिए समय को ध्यान रखिए। आप 20, 25, 30 साल तक पढ़ सकते हो, बुढ़ापे में वो आपको हासिल नहीं होगा। पढ़ तो सकते हो, परंतु जो आप मंजिल पाना चाहते हो वो मंजिल आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अगर मंजिल में पहुंचना है, समय की कदर करिए और शिक्षा पर ध्यान दिए। अपने माता पिता का आदर करिए, अपने गुरुजनों का, अपने महापुरुषों का चिंतन करिए, तभी आप सफल होंगे, तभी आपकी बुद्धि चेतन होगी, आपका रास्ता सुगम और सरल हो जाएगा। इसी के साथ में सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और आज की जो हमारी ये कमेटी है इसको धन्यवाद देते हुए, और जो हमारे आदरणीय मंच पर उपस्थित सभी मेहमान, उनका धन्यवाद है, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। सदनाम, जय भीम, जय गुरु रविदास। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय गुरु जी के लिए। महिला रमाबाई महिला टीम जो भी है सब बैठे रहे अभी जो है, तो मैं